नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। इस वक्त हमारे संग एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे कॉन्क्लेव में। जी हां, केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे संग। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज जय बांग्ला कॉन्क्लेव में, जो आगाज कर रहा है हमारे नए इंडिया न्यूज जय बांग्ला रीजनल चैनल का। तो स्वागत है आपका। बंगाल पे तो चर्चा करेंगे ही, मगर मैं पहले असम पे आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इस वक्त वहां मौजूद हैं, वहां लगातार प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। क्या माहौल बन रहा है डॉक्टर सिंह असम में? उदय जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस कनक्लेव में हमें शामिल किया। हालांकि मैं कोसों दूर मीलों दूर इस समय असम में हूं, जैसे आपने कहा। सबसे पहले कमिंग स्ट्रेट टू योर क्वेश्चन में ये कहूंगा कि बड़ी ही संतोषजनक स्थिति है और एक डिसाइसिव विक्ट्री, एक निर्णायक जीत की ओर असम बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो विजय असम में होने वाली है, इसकी गूंज सारे देश में सुनाई देगी। और इसकी विशेषता ये रहेगी कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी जहां अक्सर कहीं ना कहीं थोड़ी या ज्यादा मात्रा में एंटी इनक्यूबेंसी देखने को मिलता है, इस बार हम चुनाव में प्रो इनक्यूबेंसी लेकर के उतरे हैं। और फर्स्ट फेज में भी जैसे भारी मतदान हुआ है, और विशेषकर अपर असम की अधिकतर ये सीटें थी 47, वो भारी मतदान भी भाजपा के पक्ष में गया है। दूसरे शब्दों में इसका ये भी अर्थ निकाला जा सकता है कि प्रो इनक्यूबेंसी ने हमारी मत संख्या बढ़ा दी इस बार। और वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात एक किया है। पिछले 7 वर्षों में हम लोगों में जाकर घुल मिल गए। हमारे बारे में बहुत सी गलतफहमियां, भ्रांतियां, धारणाएं फैलाई जा रही थी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो लोगों की जीवन शैली के साथ छेड़छाड़ करेगी, उनके खान पान के साथ छेड़छाड़ करेगी। लेकिन आज लोगों को हम में विश्वास हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा दल है जो हमारे भविष्य की सुरक्षा कर सकता है, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान की भी सुरक्षा कर सकता है। और इसी के अतिरिक्त जो उन्होंने अद्भुत विकास, क्रांतिकारी विकास होते देखा, वो जमाना जाता रहा जब असम की कोई खबर आती थी मीडिया में तो आती थी इंसर्जेंसी के लिए, रोड ब्लॉकेड के लिए, धरना के लिए, वायलेंस के लिए, करप्शन के लिए। अब आती है तो खबर ये आती है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुल, भूपेन हजारिका पुल, असम में निर्माणित हुआ। 2.5 घंटे में असम और अरुणाचल प्रदेश की सड़क यातायात की दूरी समाप्त हो गई। पहली ट्रेन बांग्लादेश के लिए त्रिपुरा से रवाना होने वाली है। तो ये पूर्वोत्तर एक जिस प्रकार से विकास और एक समन्वय का मॉडल बनकर के देश भर में उभरा है, ये उसी का नतीजा है कि हमने लोगों के दिलों में घर किया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसके लिए बड़ी पर्सनल आउटरीच की। लगभग 50 बार उन्होंने पूर्वोत्तर का दौरा किया, जिसमें से लगभग 40 बार वो असम आए हैं। अगर सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के दौरों की संख्या लगाए तो उससे अधिक है। और उनके नेतृत्व में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, लेकिन एक ऐसा जमाना था जबकि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता दिल्ली से यहां आता तो मीडिया में उसका उल्लेख इस प्रकार से होता कि मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया और सेंट्रल लीडर फ्रॉम इंडिया। अब वो बात जाती रही, वो इंटरलैंड, मेनलैंड, वो परिभाषाएं समाप्त हो गई। घुल मिल गया है पूर्वोत्तर, घुल मिल गया असम। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मोदी जी के प्रेरणा से दिन रात एक करके इस बात को संभव बनाने का प्रयास किया। और लोग इस व्यवस्था के साथ इस प्रकार संतुष्ट है कि वो चाहते हैं कि यही व्यवस्था, यही डिस्पेंसेशन भविष्य में भी जारी रहे। और इसी कारण हमें भारी समर्थन भी मिल रहा है और ये मतदान भी हमारे पक्ष में हो रहा है। जी डॉक्टर सिंह, क्योंकि आप लगातार मतदाताओं के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, संपर्क में हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं इस वक्त मतदाताओं के मन में, और आपके पार्टी का इलेक्शन पिच क्या है? व्हाट इज द बीजेपीज इलेक्शन पिच वोटर्स के लिए, मतदाताओं के लिए अन्य राज्य चुनाव में? मुझे अच्छा लगा कि आपने इस प्रकार का प्रश्न किया, क्योंकि अक्सर इस तरह का चर्चा में इस बात का जिक्र नहीं आता। सबसे पहली बात तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, कई बार जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो पिछले इलेक्शन के दांवपेच इस्तेमाल करते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट द वोटर हैज मूव्ड ऑन। आज भारत का वोटर युवा वोटर है। 70% से अधिक वोटर 40 वर्ष से कम अवस्था का है। वो हर बात समझता है। ही इज वेरी डिसर्निंग, ही इज वेरी स्क्रूटनाइजिंग। जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, इससे पहले कि मेरा वाक्य समाप्त हो, वो गूगल पर चेक करता है कि किसी ने सच बोला कि कुछ गलत घुमा के तो नहीं आंकड़ा दे दिया। इसलिए
वी गो बाई एविडेंस। हमारे बारे में कहा जाता था और हमने एक नया वर्क कल्चर देने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के राजनीति में ये भी रहेगा कि एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया, जहां जिस चीज की जरूरत थी उसकी भरपाई करनी, जहां कोई छूट गया था काम वो करना, जहां कोई इंसाफ नहीं मिला था वहां उसको इंसाफ मिले, जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट टू नन। वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके, जैसे मैं कह रहा था कि पूर्वोत्तर का ही आप उदाहरण ले ले तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला सिट्रस फ्रूट पार्क विच इज अ स्पेशलाइज्ड फ्रूट पार्क इजराइल के सहयोग से स्थापित करने का अगर निर्णय लिया गया तो कहां? मिजोरम में, जिसकी जनसंख्या केवल 9 या 10 लाख। वहां की राज्य सरकार भाजपा की सरकार नहीं है। एक एमपी चुन करके लोकसभा में आता है, ना वो केंद्र में सरकार बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। लेकिन हमें लगा कि वहां वातावरण अनुकूल है, वहां आवश्यकता है और वहां बनाया गया। और मोदी जी ने हमें यह सिखाया कि जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसको स्थापित किया जाए। वोट की राजनीति के दायरे से ऊपर उठ करके, उसकी ट्रैप से ऊपर उठ करके, देन लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड, क्योंकि ये युवा वोटर है, वो समझता है क्या उसके हित में है। हमने ईज ऑफ लिविंग दी और हमने मेहनत करके दिन रात एक करके, दिस इज अ 24x7x365 पार्टी। लोगों ने हमें देखा है, ये कांग्रेस की तरह मौसमी पार्टी नहीं है कि वो चुनाव अभियान के दौरान चाय बगान में जाकर के पत्ते उखाड़ करके पीछे टोकरी बांध करके फोटो खिंचवाएगी। हम चाय बगान के बीच में रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझा है। कोविड के दौरान चाय बगान के खातों में पैसे जमा करवाने का काम मोदी जी के आदेश से हुआ है। उनकी वेजेस, उनका वेतन बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आग्रह से करने का प्रयास किया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा उस राज्य के बारे में जहां सबकी निगाहें हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव बहुत ही दिलचस्प चल रहा है इस वक्त और हम भी इंडिया न्यूज़ जय बंगाल चैनल का जिक्र कर रहे हैं इस कॉन्क्लेव में। तो पश्चिम बंगाल में क्या आपको लगता है डॉक्टर सिंह कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बना पाएगी? क्या 3 सीटों से विजयी पद पर पहुंच पाएगी बीजेपी? क्या भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा पाएगा पश्चिम बंगाल में मई में? निश्चय ही लहराएगा और मेरा विश्वास इस बात से पर कायम है। उसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता भी जिस प्रकार से असम में 60 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया, भाजपा को कोई मौका नहीं मिलता था, भाजपा को प्रवेश करने का भी स्थान नहीं था, क्योंकि इस प्रकार भाजपा के बारे में धारणाएं, भ्रांतियां फैलाई गई थी। वही आलम बंगाल में पैदा करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, टीएमसी का, पहले सीपीएम का। लेकिन आज लोगों को वहां महसूस हो रहा है कि अगर यदि हमारा प्रायश्चित हो सकता है, अगर हमारा रिडेम्पशन हो सकता है, ये बरसों का जो एक नाइटमेयर है, अगर इससे हमें निजात मिल सकती है, तो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, जिसकी एक अपनी जवाब तलबी है, एक अपना अनुशासन है, एक कार्यशैली है, जिसका समर्पण है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन करके न केवल एक राजनीतिक क्रांति होगी, बल्कि वहां के समाज के लिए भी एक नए अध्याय का आरंभ होगा। बंगाल की संस्कृति बड़ी ही महान संस्कृति है, वन ऑफ द रिचेस्ट सिविलाइजेशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको कहीं ना कहीं जाने में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आघात पहुंचाने का काम हुआ है। उसकी रिडेम्पशन भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से ही होने वाली है। जी बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये ईस्ट का हिस्सा है। आप भी क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स का दायित्व आपको दिया गया है। तो पूर्वी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जो है वो एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें डॉक्टर सिंह तो हमेशा ये सोचा जाता था कि हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, मगर अब जो है बीजेपी लगातार अपना बेस एक्सपैंड कर रही है पूरे भारत में। आप उत्तर से आते हैं, आप अभी पूर्वी क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे थे, मगर हम क्या देख रहे हैं इस इलेक्शन में, इस चुनाव में, कि बीजेपी दक्षिण का भी रुख कर रही है। केरल में चुनाव चल रहे हैं, वहां पे श्रीधरन को आपने अपना उम्मीदवार बना दिया है। हम देख रहे हैं कि पुडुचेरी में बीजेपी के चांसेस हैं, काफी प्रीपोल सर्वे में आपकी पार्टी का नाम आ रहा है कि शायद आप सरकार बना दे पुडुचेरी में। तो क्या बीजेपी दक्षिण में भी एक्सपैंड कर पा रही है? क्या आपको लगता है कि हिंदी हार्टलैंड का जो इमेज है वो बीजेपी तोड़ रही है अब विद दिस एक्सपेंशन ऑल ओवर द कंट्री? सर निश्चय ही, और उदय मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। 60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है समाज में, बल्कि पार्टी के भीतर भी। यहाँ कोई नहीं कह सकता अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस पार्टी में कौन होगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। ये सही माने में जो ग्रास रूट लोकतंत्र का जन्म हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है, जहां मोदी जी जैसे व्यक्ति एक प्रधानमंत्री बन सकता है, अमित शाह जैसे व्यक्ति बूथ से उठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हुआ क्या था, जैसे आपने कहा कि सेंट्रल इंडिया की पार्टी माना जाता, स्वर्ण जाति पार्टी। आज पिछले 7 वर्षों में मोदी शासन के दौरान जितना काम दलितों के लिए हुआ है, ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने उनको वोट बैंक के लिए एक्सप्लॉइट किया। कांग्रेस पार्टी यूज्ड शेड्यूल कास्ट एंड दलित एज ए कमोडिटी। जहां तक मुस्लिम समुदाय का संबंध है, ट्रिपल तलाक का कानून हमने समाप्त किया, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं किया ना। दे वर यूजिंग मुस्लिम कार्ड फॉर एक्सप्लॉयटेशन। हमारा मंत्र रहा जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, इसने समाज को भी आघात पहुंचाया और प्रजातंत्र को भी। पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि प्रजातंत्र क्या होता है, और वो एहसास किसी समुदाय विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष से उठ करके। और इसीलिए आज, जैसा आप ठीक कह रहे हैं कि पहले एक ज़माना था कि हमें सेंट्रल इंडिया तक ही महदूद और सीमित समझा जाता था, आज देश के कोने कोने से, और मैं कहता हूं कि मोदी जी हमारे लिए एक एसेट है कि एक डोर में उन्होंने बांधने का काम किया है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और पूर्व उत्तर तक। मैं उन राज्यों में भी गया जहां हमारी सरकारें नहीं हुआ करती थी आज से कुछ वर्ष पहले। पूर्वोत्तर में दूसरे दल की सरकार थी, हमारा एक विधायक भी नहीं होता था, एमएलए भी नहीं होता था, लेकिन जब मोदी जी वहां पहुंचते तो लोग कतार बना करके खड़े हो जाते थे उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि लोगों में एक विश्वास जागा है। और ये विश्वसनीयता का अभाव इस कारण था कि हमने वंशवाद का पालन नहीं किया, हमने संकल्प और समर्पण का पालन किया। आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चुनाव के पश्चात जो हैं बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे देश में इस वक्त चल रहे हैं, तो मैं आपको उन मुद्दों के बारे में पूछूंगा, चाहे वो किसान बिलों की बात हो, किसान के प्रदर्शन भी है, लगातार चल रहे हैं इस वक्त भारत में। हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े थे, ऑपोजिशन ने ये मुद्दा भी उठाया था, लोगों के पॉकेट्स को ये चुभ रहा है। हम देख रहे हैं कि कोरोना का भी सेकेंड वेव जो है वो चल रहा है। कोरोना का फर्स्ट वेव आपने काफी अच्छे से हैंडल किया, वैक्सीन का रोल आउट भी अब हो गया है, प्रधानमंत्री ने खुद टीकाकरण के बारे में लोगों को अवगत करवाया है, मगर अब कोरोना का सेकेंड वेव भी सामने आ रहा है देश में। तो क्या चुनाव के पश्चात ये सारे मुद्दों का समाधान कर पाएगी आपकी सरकार, आपकी पार्टी? नहीं, निश्चय ही जो प्राथमिकताएं समाज की हैं वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ पर जब कोई निर्णय लिया जाता है, कोई नीति बनाई जाती है, तो सामूहिक विचार के बाद, चर्चा के बाद, चिंतन के बाद होती है। ये कोई माँ बेटा की पार्टी नहीं है। यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए निर्णय नहीं लिए जाते। जैसा मैंने कहा, यहाँ आंतरिक लोकतंत्र के मूल्यों का भी पालन होता है, और इसलिए हमारी प्राथमिकता वही है जो समाज की प्राथमिकता है, जो भारत की प्राथमिकता, जो भारत माता की प्राथमिकता है। और ये जो भी मुद्दे समय समय पर आएंगे, क्योंकि कोविड को लेकर के भी जैसे आपने स्वयं कहा कि हमारे पहले दिन जिस दिन वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो पहले दिन ही जो बात जिसने मेरा माथा ठनका, 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। और बहुत कम ऐसे देश हैं विश्व में जहां 3 करोड़ कुल जनसंख्या है। क्या कभी सोचा था? अंतरिक्ष को लेकर के आज नासा जैसे और अमेरिका के देश हमसे चित्र उपलब्ध करवाते हैं, मार्स के, चंद्रमा के, और हमारा सफर कितने बाद में शुरू हुआ। हमारी उस समय औकात क्या थी? हम तो नर्सरी राइम गाया करते थे कि चंदा मामा दूर के बड़े पकाए बूर के, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन चांद के दहलीज पर पहुंच चुके थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये दिन रात के प्रयास और एक निष्ठा और प्रतिबद्धता का नतीजा है। और निश्चय ही आने वाले समय में भी जो भी विषय आएगा उसको भी निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार ऑब्जेक्टिविटी से और बिना किसी स्वार्थ के लोक हित में कार्य करने के लिए समर्पित भी है और संकल्पित भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह कि आज इस बेहद खास कॉन्क्लेव में आप हमारे संग जुड़े। थैंक यू आपने अपना समय निकाला और चर्चा की। थैंक यू वेरी मच, और शुभकामनाएं आपको आगे के कैंपेनिंग के लिए भी।